मलेरिया भी मच्छरों के काटने से, डेंगू भी मच्छरों के काटने से, और चिकनगुनिया भी मच्छर के काटने से विक्टर बॉर्न डिसीज कहलाती है, VICTOR। इस प्रकार ये 5 है, हम स्पीड से रिपीट कर देते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एयरबॉर्न इन्फेक्शन, वाटरबॉर्न इन्फेक्शन, डायरेक्ट कांटेक्ट और वेक्टर बॉर्न डिसीज। ये 5 माध्यम से फैलती है, जिसमें से डिप्थीरिया जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलती है, यानी बिंदु संक्रमण के द्वारा। जिस बच्चे को डिप्थीरिया है, वो बच्चा अगर खांसे छींके और उसके आसपास स्कूल में या कहीं पे घर पे भी और बच्चे रहते हैं, उनको होने के चांसेस रहते हैं। अब ऐसी बीमारी में अपन जैसे बता रहे थे कि इसके कीटाणु दिखते नहीं है, और कैसे पता लगेगा कि इसको डिप्थीरिया है, तो वो क्लिनिकल फीचर के रूप में अपन को मिलते हैं। बैक्टीरिया आमतौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन प्रणाली को संक्रमित करते हैं, जिसमें शरीर के कुछ हिस्से शामिल रहते हैं जो सांस लेने में शामिल होते हैं। जब बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी सिस्टम की लाइनिंग म्यूकोजा या अस्तर, जिसको बोलते हैं आई लाइनिंग अस्तर, में प्रवेश करते हैं और संलग्न अटैच हो जाते हैं, तो निम्नलिखित सिम्टम आते हैं। पहला आता है हल्का बुखार, माइल्ड फीवर। दूसरा, गले में खराश या सोर थ्रोट, वीकनेस या कमजोरी आने लगती है उसको। गर्दन में जो ग्लैंड्स रहती हैं, अकेले गर्दन में लिम्फ नोड्स रहते हैं, उन्हीं को ग्लैंड्स भी कहते हैं। पर लिम्फ नोड्स ये सूज जाते हैं, और पेशेंट को जांच करने पे पता लगता है यहाँ पे कि उसकी पूरी ग्रंथियां या ग्लैंड सूजी हुई है, क्योंकि ये ग्लैंड किसी भी बीमारी को इंडिकेट करती है कि ये बीमारी हुई है। कैंसर के केस में भी ऐसा ही होता है। जब किसी फीमेल में अपन ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज करते हैं, तब अपन को पता लगता है कि सुप्राक्लेविकुलर, एक्सिलरी और सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसी डिप्थीरिया के केस में ये जो गले के पास के लिम्फ नोड हैं या ग्रंथियां हैं, वो सूज जाती हैं और पेनफुल हो जाती हैं, दर्दनाक हो जाती हैं। बैक्टीरिया एक प्रकार का विष बनाते हैं जो श्वसन प्रणाली में हेल्दी टिश्यू को मारने लगते हैं। एक विष जैसे कॉलोनी डेवलप हो गई उनकी, एक बैक्टीरिया गया, 2 बैक्टीरिया गया, ऐसे माइक्रोस्कोप से देखने पे वहां पर हजारों बैक्टीरिया दिखाई देते हैं, और ये धीरे धीरे पनपते जाते हैं। वो ये सब मिलके टॉक्सिन जब निकालते हैं, तो वो विष या टॉक्सिन 5 से 6 बूंद टॉक्सिन ही बहुत होता है। अपन जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने जहर खाया है, तो 1-2 बूंद पानी में या चाय में उसको देने से ही उसकी हालत खराब हो जाती है। इसी प्रकार वो टॉक्सिन जब 2-4-6 बूंद निकाल देते हैं जहर को, तो उससे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और जो हेल्दी टिश्यू रहते हैं, स्वस्थ ऊतक, उनको वो किल करने का काम शुरू कर देते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर ही डेड टिश्यू की मात्रा बढ़ती चली जाती है, और मेम्ब्रेन के या झिल्ली के ऊपर एक मोटी दूसरी मेम्ब्रेन चढ़ने लगती है, जो गले या नाक को बंद कर सकती है। वहां पर अपनी इतनी जगह नहीं होती ट्रेकिया की। अगर अपन चौड़ाई देखें, जिसको अपन गर्थ बोलते हैं, किसी भी चीज की गर्थ, जैसे नल की अपन पानी का जाने का माध्यम नापते हैं, तो उसकी गोलाई सूत के माध्यम से नापते हैं, तो वो मिलीमीटर में निकलती है। इसी प्रकार बच्चों में 2.5 मिलीमीटर चौड़ी रहती है, और बड़ों में लगभग 2 सेंटीमीटर, 1.5 से 2 सेंटीमीटर एडल्ट एज में आती है, और बच्चों में ये बहुत ही कम रहती है। ऐसी स्थिति में यदि उसके गले के आसपास दूसरी मेम्ब्रेन बन जाए, जिसको कहते हैं सूडो मेम्ब्रेन, तो ये मोटी होकर नाक या गले को बंद कर सकती है। तो पेशेंट को सूडो मेम्ब्रेन, PSEUDO, सूडो का मतलब होता है नकली, मेम्ब्रेन यानी झिल्ली, PSEUDO, सूडो,
एक अलग से जो नकली मेम्ब्रेन बन जाती है वो नाक या गले को बंद कर देती है। इसके अलावा ये नाक, टॉन्सिल, लैरिंग्स का जो बॉक्स रहता है जिससे कि आवाज निकलती है, इनको सबको कवर करने लगती है ये मेम्ब्रेन, सूडो मेम्ब्रेन या नकली झिल्ली। और पेशेंट का सांस लेना और गिटकना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि टॉक्सिन ब्लड या रक्त में चला जाए तो ये हार्ट की गतिविधि को भी प्रभावित करता है। हाँ, राजेश गुर्जर जी ने मैसेज किए सूडो मेम्ब्रेन की स्पेलिंग, ये नकली झिल्ली कहलाती है और ये कोटिंग कर देती है। कोटिंग यानी कि पूरी कवर या अस्तर वो कर देती है। पेज नंबर 65। कभी कभी किसी स्टूडेंट के मैसेज डालने से थोड़ा नेट डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैसेज मगर डालते रहें, उससे नॉलेज मिलता है आगे पढ़ाने के लिए। तो जैसा अपन बता रहे थे कि सूडो मेम्ब्रेन की मात्रा तो बढ़ी, पर यदि ये ब्लड में चला जाए टॉक्सिन, तब ऐसी स्थिति में ये हार्ट में जाकर हार्ट में उसकी गतिविधि को डिस्टर्ब करेगा, तो टेकिकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। टेकिकार्डिया मतलब हृदय गति का तेजी से चलना, टी लगा हुआ ना, टेकी यानी तेजी से चलना, तो ब्रेडिकार्डिया यानी बिल्कुल सुस्त, सुस्त बोलते हैं जिसको, तो बिल्कुल सुस्त चलना या टेकिकार्डिया तेजी से चलना, ये कंडीशन हार्ट में डेवलप कर देता है। और अगर मान लो तेजी से चला हार्ट, तो ऐसी स्थिति में अटैक भी आने के चांसेस रहते हैं। इसी प्रकार यदि वो हार्ट के अलावा नर्वस सिस्टम या ब्रेन में पहुंच जाए तो पेशेंट को बेहोश कर सकता है, और अगर किडनी पे पहुंच जाए तो ये उसको फेल कर सकता है। ये कंडीशंस डेवलप होती है टॉक्सिन के कारण। बैक्टीरिया त्वचा को भी संक्रमित करते हैं, जिससे खुले घाव या अल्सर हो सकते हैं। हालांकि बैक्टीरिया त्वचा संक्रमण शायद ही कभी किसी गंभीर बीमारी का परिणाम हो। अगर मतलब ये कहना चाह रहा है कि कभी भी अंदर होने वाली जो डिसीजेस रहती है उसका, खासकर डिप्थीरिया के कोई सिम्टम बाहर से छाले, फुंसी वगैरह आने के चांसेस कम होते हैं। परंतु फिर भी अगर मान लो अपन देखें कि रिएक्शन एक्शन ये होते हैं, तो उसमें पेशेंट के स्किन के ऊपर छाले वगैरह आ सकते हैं। और अगर जैसे जैसे ये टॉक्सिन बढ़ते जाते हैं और बच्चे को ठीक नहीं किया गया, इग्नोर किया गया, ध्यान नहीं दिया, जैसे कि रिमोट एरिया में अपन देखते हैं बहुत डीप विलेजेस रहते हैं, उसमें देसी ट्रीटमेंट का पेरेंट स्टार्ट कर देते हैं और उसको जड़ी बूटी वगैरह देना शुरू करते हैं। पर यदि उचित जड़ी बूटी मिली, उचित दवाई मिली तो ठीक है, और नहीं तो ये कॉलोनी बढ़ाते जाते हैं और पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, डिप्लोपिया हो जाता है। डिप्लोपिया का मतलब होता है दोहरी दृष्टि। पेशेंट अगर देखेगा, अपन जैसे नाक के टिप पर अगर देखते हैं ऐसी, तो हर चीज अपन को डबल डबल दिखाई देती है, वो कहलाता दोहरी दृष्टि। ये ब्रेन में पहुंचने के लक्षण रहते हैं कि कीटाणु जो है वो ब्रेन में पहुंच गया, जिससे कि डिप्लोपिया शुरू हो गया। दिल की धड़कन तेज, टेकिकार्डिया, पसीना आने लगता पेशेंट को बहुत ज्यादा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, और फीवर भी रहता है। बेचैनी यानी कि अनइजीनेस लगती है। स्पष्ट बोलना, अस्पष्ट बोलना, पेशेंट से अपन पूछते हैं तो वो डिलीरियम में पड़ा हुआ रहता है, और अपन और पूछते हैं घाघरे की तो वो घाघरे की कहता है, अपन पूछते हैं आगरे की तो वो घाघरे की। उससे पूछेंगे ठीक लग रहा है कि, तो बोलेगा ठीक हो जाऊंगा। इस तरह से अस्पष्ट बोलेगा। और सदमे में जाने के लक्षण, सदमे में मतलब कि उसको डिलीरियम टाइप का हो जाएगा, गफलत रहेगी हमेशा। त्वचा का रंग फीका पड़ना और त्वचा का ठंडा होना, जो अपन देखते हैं कि भाई उसको हाथ में रेडनेस रहना चाहिए, नाखूनों में रेडनेस रहना चाहिए, आंखों में रेडनेस रहना चाहिए, तो वो सब फीकी होने लग जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन और आरबीसी को ये कीटाणु का जो टॉक्सिन है वो तेजी से किल करता है। अन्य लक्षण में नाक बहना, गंभीर रूप से गला खराब हो जाना, खांसी में तेज आवाज आना, त्वचा का नीला पड़ना, सलाइवेशन होना, बुखार होना,
आंखों से लगातार लैक्राइवेशन होना, अस्वस्थ महसूस करना और ठंड लगना, और गले की ग्रंथियां जो है वो सूज जाना, ये सब लक्षण उसमें आने लगते हैं। तब ऐसे पेशेंट को जो है वो गंभीरता से लेते हुए बच्चे को या तो रेफर करें बाहर हॉस्पिटल में, और अगर गंभीर लक्षण हो रहे हैं, और नहीं तो उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट रहता है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करके और फिर रेफर करें। अभी हम पीजी का एक पेपर पढ़ रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि रेफर क्या होता है और रेफर किस कंडीशन में किया जाता है। विनय शर्मा जी अपना माइक म्यूट करें। विनय शर्मा जी, विनय जी का माइक म्यूट हो गया है। तो हम बता रहे थे कि पीजी का एक प्रश्न पत्र पढ़ रहे थे, जिसमें आया था कि रेफर क्या होता है और किन कंडीशनों में रेफर करना जरूरी हो जाता है। तो उसका आंसर जो है वो लगभग 9 नंबर में आया। ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन, और जो लोग रेफर के बारे में जानते हैं वो ठीक है, और नहीं तो हम उसको 1-2 मिनट में बता देते हैं। रेफर का मतलब होता है कि मरीज को हम अपनी क्लिनिक पे ना देख के और बड़े अस्पतालों में भेज दें, वो कहलाता है रेफर करना। रेफर किन कंडीशन में किया जाता है वो कंडीशन अपन बता देते हैं, परंतु इसमें एक डॉक्टर की साइकोलॉजी जो है वो उसके बारे में हम बताते हैं। जितने भी हमारे डॉक्टर भाई हैं वो सभी एक बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, इसमें कोई दो। जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो भी चिकित्सक हैं, जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी चिकित्सक हैं, और सबके अपने अपने नॉलेज भी है और उनके पास ज्ञान का भंडार है। परंतु इतने सब होने के बाद भी हम कभी भी अपने ईगो को जो है वो अलग रखें। ईगो का मतलब होता है हमारा आत्मसम्मान की ठेस। वो भी उस समय जब मरीज बहुत गंभीर अवस्था में है और उसके जो है वो डेथ होने के चांसेस है। ऐसी स्थिति में अपने ईगो को या हर्ट को, जो अपना आत्मसम्मान है, उसको छोड़ दें। ये ना सोचें कि मरीज या दूसरे उसके साथ आए पेरेंट क्या सोचेंगे कि इन डॉक्टर ने जो है वो हमको वहां भेज दिया, इसका मतलब इनको कुछ नहीं आता। आपको बहुत कुछ आता है, और आपने जो है वो इस बात को समझ लिए कि भाई ये पेशेंट को जान बचना जरूरी है, और उस जान बचाने के लिए हमारे को अस्पताल भेजना जरूरी है। ये साइकोलॉजी बिल्कुल ना पालें और रेफर करें। अब कैसे मरीज को रेफर कर सकते हैं? पहला, ऐसे मरीज जिनकी बीमारी समझ में नहीं आ रही है। दूसरा, ऐसे मरीज जिन्होंने जहर खाया हुआ है, बिजली का शॉक लगा है, और एक्सीडेंट हुआ है जिसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसे पेशेंट को रेफर कर सकते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट देके। तीसरा, ऐसे मरीज जो सांस लेने में जिनको परेशानी हो रही है, अपने पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऐसे मरीज को भी आप रेफर कर सकते हैं। चौथा, मरीज बार बार चेस्ट पेन की कंप्लेंट कर रहा है, उसको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, घबराहट है, बेचैनी है, कभी बैठ रहा है, कभी उठ रहा है, कभी लेट रहा है, गफलत में, ऐसे पेशेंट को भी और आप रेफर कर सकते हैं। तो ऐसे 25-30 ऐसे सिम्टम्स रहते हैं, या अपन बार बार मरीज को देखते हैं, हर बार वो आके बैठ जाता है, बीमारी अपने बस की बाहर है। और छोटे बच्चे जो बिल्कुल बोलना नहीं जानते, सिम्टम नहीं बता पा रहे हैं, ऐसे बच्चों को भी रेफर करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमारे भी जो है बच्चे हैं, और बच्चे माँ बाप को कितने प्यारे होते हैं। तो हमें अपनी क्लिनिक चलाने के साथ साथ उन बच्चों की जान की हिफाजत करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसे सभी केस में जो ऐसा लगता है कि हमें नहीं हो पाएगा हमसे, तो उसको आप रेफर करें बिना किसी शर्माहट के, बिना किसी ईगो के। तो इस तरह से ये रेफर की डेफिनेशन और रेफर के टाइप, ये अगर 9 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इसको आप और एलोबरेट करके और डिटेल करके कर सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं, इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस। ऐसा पेशेंट जो डिप्थीरिया से पीड़ित है, इसके लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद जब आप ऐसे निर्णय पे पहुंच रहे हैं कि इसको हो सकता है कि टाइफाइड है, तब उसके थ्रोट का कल्चर भेजते हैं। थ्रोट के कल्चर के लिए जो आपके पास लकड़ी रहती है, निडिल, जैसे कि कोरोना में जांच हुई, और सामने जो है वो कॉटन रहता है, वो उसके गले तक
निकाल के उसका कॉटन का पोछा लगा देते हैं गले मुंह में एक गले में पोछा लगा के, और उसकी जो डंडी है उसको डिब्बी में रख के, रुई निकाल के डिब्बी में रख के कल्चर के लिए भिजवा देते हैं, कहलाता है थ्रोट कल्चर। और सेंसिटिविटी भी टेस्ट करा लेते हैं ताकि उसकी एक्चुअल मेडिसिन अपन देख सकते हैं। कभी कभी किसी बच्चे का इम्यून पावर बहुत अच्छा रहता है और उसके टाइफाइड के कीटाणु पनप नहीं पा रहे हैं, परंतु है उसके अंदर, तब ऐसी स्थिति में फीवर ईवर आता है, वो ठीक रहता है, फिर भी उसको एंटीबायोटिक सही सिलेक्शन करने के लिए उसका थ्रोट का कल्चर सेंसिटिविटी करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो संदिग्ध लग रहे हैं उनके ऊतक के नमूने भी लिए जा सकते हैं, जिसको अपन बायोप्सी कहते हैं। छोटा प्लकर से जो है वो उसके अंदर की छोटी मेम्ब्रेन ये हॉस्पिटल में निकाल पाते हैं, अपन तो नहीं निकाल पाते, तो उसके अपन लिख सकते हैं कि बायोप्सी फॉर ट्रेकियल मेम्ब्रेन, इन्वेस्टिगेशन में बायोप्सी फॉर ट्रेकियल मेम्ब्रेन, और संदिग्ध व्यक्ति के ऊतक के नमूने ले सकते हैं। इसके अलावा उसके ब्लड की जांच कराएंगे, CVPSR, इसमें ब्लड में जो है वो WBC की मात्रा यदि नॉर्मल मात्रा से अधिक मिलती है, जैसे अपन को मालूम है कि नॉर्मल WBC की संख्या 4 से 11,000 होती है, ऐसी स्थिति में अगर 4 से 11,000 से ऊपर मिले, इसका मतलब कि उसके शरीर में कहीं ना कहीं कोई बैक्टीरिया पनप रहा है, जो कि WBC डिफेंस मैकेनिज्म करने के लिए WBC अपनी मात्रा बढ़ा रहा है। नाक और गले से सैंपल लिए जा सकते हैं, उसके नाक से सीक्रेशन जो निकलता रहता है, नाक जो बहती रहती है, उसका सैंपल भी लेते हैं। सभी बीमारियों के प्रति संदिग्ध लोगों के साथ या करीबी जो लोग हैं, उसके मदर फादर या दूसरे लोग, उनको भी अगर थोड़े बहुत सिम्टम आ रहे हैं कि गले में खराश लग रही है, उनके भी सैंपल पहुंचा देते हैं ताकि अपन को पता लग सके। ठीक है, और पेज नंबर किसने पूछा है 65 है इंद्रा, 65 पेज पे अपन देख सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में जैसे अपन बता रहे थे कि CVP, उसका हीमोग्लोबिन कम मिल सकता है, WBC की मात्रा बढ़ी और RBC की मात्रा घटी मिल सकती है। अब कॉम्प्लिकेशन देखें कि अगर मान लो अपन ने इस प्रकार के पेशेंट को ठीक करने में या सही बीमारी पकड़ने में देरी आवाज नहीं आ रही सर जी आपकी, सांस लेने में समस्या हेलो या एस्फेक्सिया हो सकता है। हाँ, अपना माइक भी वो चेक करें, आ जाएगी आवाज। सर आवाज ठीक है? हाँ, ये 100% सर आवाज ठीक क्लियर आ है? रही है। हाँ, OTP ले लिए, वो उस पे अपना वो अपलोड करना है। हाँ हाँ ठीक, किसी किसी को नहीं आती, उन्हें अपना भी नेटवर्क चेक करना चाहिए। और अपन ने पूरे 100% कर दिए हैं साउंड, और अपन जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन में थे। हृदय की मांसपेशियों को का सिकुड़ना, जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन या सूज जाना, जिसके कारण सीने में अभी दर्द चल की रहा है, लगा लो कंप्लेंट या लगा लो। सीना पकड़ के पेशेंट बार बार कंप्लेंट करता है, या अगर दर्द नहीं बताएगा तो सीना पकड़ेगा, बच्चा है अगर। तंत्रिका तंत्र या पॉलीन्यूरोपैथी डेवलप होती है। पॉलीन्यूरोपैथी में जो है वो सिर में अगर कीटाणु पहुंच जाए तो ऐसी स्थिति में पैरालिसिस के चांसेस रहते हैं, हाथ या पैर में पैरालिसिस या लकवा लगने के चांस रहते हैं। हॉर्स वॉइस का मतलब होता है आवाज का घरघराना या आवाज में खराश बहुत ज्यादा आता है, वो कहलाती है वॉइस का हार्सिस। नेफ्राइटिस, जिसमें कि किडनी में रीनल फेलियर की कंडीशन में पेशेंट डिहाइड्रेट ना होने दें और उसका आउटपुट भी देखें कि कितने बार पेशाब गया है। ऐसे पेशेंट को अगर छोटे बच्चों को कैथेटर लगा सकते हैं, तो कैथेटराइजेशन करते हैं जिसमें पेशाब की मात्रा एक्चुअल काउंट हो जाती है, वो भी कर सकते हैं। स्थानित करने की क्षमता का नुकसान, पैरालिसिस की मात्रा, अगर मान लो इस कीटाणु बढ़ते हैं तो पैरालिसिस की कंडीशन भी डेवलप कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए डिप्थीरिया मृत्यु का कारण बन जाता है, यहाँ तक कि इलाज के बाद भी
में जो है वो ट्रेकेस्टोमी अगर हॉस्पिटल भेज दिए, काफ़ी गंभीर है, तो ऐसी स्थिति में सांस वो बिल्कुल भी नहीं ले पाता, नाली डालने पे भी नहीं ले पाता। वेंटिलेटर लगाते हैं तो बीच में जो है ट्रेकिया के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में रुकावट रहती है सूडो मेम्ब्रेन के द्वारा, इसी कारण फिर ट्रेकेस्टोमी करते हैं। ट्रेकेस्टोमी का मतलब होता है ट्रेकिया जो है वहां से सामने से ट्रेकिया के पास से सांस की नली से काट के और यहाँ से ट्यूब डालते हैं। नाक से सांस नहीं ले पाता, सब जगह सूख जाती है, तो ट्रेकिया को काट के यहाँ से सांस लिया जाता है उसके द्वारा मशीन डाल के, और पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। नली डालने के बाद यहाँ टाँके नहीं लगाते, खुला छोड़ देते हैं ताकि पेशेंट को जो है वो सावधानी से सांस ले सके। ट्रेकियोस्टॉमी करने, अब ट्रेकियोस्टॉमी नहीं होती, पहले ट्रेकियोस्टॉमी होती थी, अब एंडोस्कोपी करते हैं। तो उसमें एंडोस्कोपी नहीं करते, एंडोस्कोपी पेट के लिए करते हैं, इसमें करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब, ETT कहलाता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं जो कि सांस की नली में जाता है, और एंडोस्कोपी वाला जो है वो पेट में जाता है। इसमें ETT करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब ये डाला जाता है ट्यूब, और उसके बाद जो है वो लंग्स तक जाके और उसकी जो रास्ता है उसको क्लियर करता है। और अगर मान लो नहीं हो पाता तो आप ट्रेकिस्टॉमी करते हैं, परंतु ट्रेकिस्टॉमी की जो मॉर्टिलिटी रेट वो बहुत ज्यादा हाई है। मॉर्टिलिटी रेट का मतलब होता है मृत्यु दर। अगर मान लो 100 मरीज की अपन ने ट्रेकिस्टॉमी की है तो उसमें 60 मरीज जो है जिंदा नहीं रह पाते, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाते। तुमसे कौन लेके 40% लोग ही ट्रेकिस्टॉमी के बाद फिर जिंदा रह पाते हैं, यानी 10 में से 6 लोग जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो आधार कार्ड तो सुधरा, अभी तुम्हारा आधार कार्ड में इसलिए ट्रेकिस्टॉमी से भी बचते हैं लोग बाग। इसके अलावा जो मैनेजमेंट रहता है उसमें अपन देखते हैं कि बेड रेस्ट पेशेंट को करते हैं, और इसमें जो दिया है एंटी डिप्टेरिक सीरम, इसको दिया जाता है सीरम को, और उसके जो इंजेक्शन आते हैं 6000 से 1 लाख इंट्रा यूनिट के आते हैं। इंट्रा यूनिट एक प्रकार की यूनिट है जो कि कई मापों में नापते हैं, जैसे कि हेपेरिन जो लगता है, हेपेरिन भी 2 इंट्रा यूनिट या 2 लाख इंट्रा यूनिट जिसको कह सकते हैं, इस तरह से लगता है। और ये एंटी डिप्थेरी का भी जो सीरम लगता है वो पेशेंट को डायरेक्ट पेट में दिया जाता है ताकि वो पूरे शरीर में जल्दी से जल्दी फैल जाए, 6000 से 1000 यूनिट तक, पर क्लिनिकली इसको इस्तेमाल ना करें। मेजल डिप्थीरिया में 6000 से 1000 का इंट्रा यूनिट इंजेक्शन लगता है। मेम्ब्रेन या टॉन्सिलर डिप्थीरिया में 1 लाख इंट्रा यूनिट का इंजेक्शन लगता है। ये सभी जो इंजेक्शन हम बता रहे हैं ये हॉस्पिटलाइज करके ही दिया जाता है, क्योंकि इसमें पेशेंट को जो है वो ब्लड प्रेशर में रुकावट या ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, जो कभी भी हार्ट अटैक का कारण बनता है, परंतु इसका नॉलेज होना जरूरी रहता है, इसलिए अपन पढ़ा रहे हैं। मेम्ब्रेन में 2 लाख का इंट्रा यूनिट, और फेरेंजियल में 3 लाख का, और एंटीयर पिल्लर या प्लेट अगर में प्रॉब्लम है तो ये 4 लाख यूनिट के इंट्रा यूनिट इंजेक्शन एंटी डिप्थीरियल सीरम के नाम से दिए जाते हैं, जो हॉस्पिटलाइज करके दे सकते हैं, इसको क्लिनिकली इस्तेमाल नहीं करते, ये ध्यान रहे। इसके बाद इंजेक्शन एजिथ्रोमाइसिन, ये टैबलेट या इंजेक्शन 500 mg की कभी भी डिप्थीरिया के पेशेंट को ओरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देते, यानी कि ना तो उसको सिरप पिलाते और ना ही टैबलेट, इसमें इंजेक्शन ही दिया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन, ये टैबलेट लिखी है एजिथ्रोमाइसिन, इसको भी जो है वो कब देते हैं, जब पेशेंट की सांस लेने में परेशानी ना हो, तो उसको फिर जो है वो ओरल दे सकते हैं। एरिथ्रोमाइसिन 250 mg की QID टैबलेट 7 दिन तक, QID यानी 4 बार 7 दिन तक दिए जाते हैं। तो ये इसका जो ट्रीटमेंट है एलोपैथी ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंतर्गत अगर अपन देखें तो एपिसमेल्फिका जो मेडिसिन रहती है एपिसमेल, वो बनती है मधुमक्खी के डंक से, और इसकी फर्स्ट स्टेज अगर डिप्थीरिया का पहला चरण और आपने डायग्नोज कर ली कि हाँ इसको डिप्थीरिया ही है,
तो एपिसमेल इसको दी जा सकती है। घातक रूप से प्रगति कर रहा है और सूजन आना शुरू हो जाती है और पेशेंट को यूबुला की जांच करते हैं। जो लोगों के पास बुक है वो देख सकते हैं 67 पेज पे, उसमें माउथ को ओपन करते हैं, आईने में देखते हैं तो एक लटकता हुआ दिखाई देता है, वो कहलाता है यूबुला। कई जगह उसको गोगली या जो भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो वो लटकता हुआ जो दिखाई देता है वो मेम्ब्रेन बना होता है, वो लाल दिखाई देगा या सफेद दिखाई देगा। अगर ऐसी स्थिति में उसमें डीमेटस या सूजन आ गई है तब इसमें एपिसमेल का इस्तेमाल किया जाता है। टॉन्सिल खासकर गहरे भूरे लाल रंग के हो जाते हैं। दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक। आर्सेनिक एल्बम पीड़ा अत्यधिक और पेशेंट को मृत्यु का भय बना रहता है, सांस फूलती है और उसके फूंक है वो चिपचिपा, नाक से दुर्गंध आती है, कोल्ड ड्रिंक्स लगातार लेने की इच्छा बनी रहती है और बहुत आधी रात तक जो है वो परेशान करता है पेशेंट। ऐसे में आर्सेनिक की पोटेंसी 30 और 200 में देख के उसको ठीक किया जाता है। बेलाडोना इसकी दवाई है। मल बहुत ज्यादा सूख जाता है, ऐसा पेशेंट कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहा है, टॉन्सिल चमकदार लाल दिखाई देते हैं और कंजेशन रहता है। ऐसे में कैरोटिड धमनी जो यहाँ की गले की नस है वो बहुत भड़कती हुई सी तो निकाल दो। ब्रोमियम एक मेडिसिन है जो ब्रोमाइड से बनती है। ये अगर झिल्ली पहले ब्रोंकाई या श्वास नली में श्वसन तंत्र में बनती है और ऊपर की तरफ बनना शुरू होती है, ऐसे में उसके टार्च से मुंह की जांच करके और फिर ब्रोमियम दिया जाता है और पेशेंट को जो है वो घुटन होने लगती है और बलगम भी निकलता है। ऐसी मात्रा में ब्रोमियम का इस्तेमाल। इसके बाद लास्ट जो इसकी मेडिसिन रहती है डिप्थीरिनियम। ये डिप्थीरिनियम दवाई है, प्रोफाइलैक्सिस के रूप में भी यूज की जाती है। प्रोफाइलैक्सिस मतलब कि किसी बीमारी के होने के पहले अगर उसको रोकने के लिए जो दिया जाए, प्रोफाइलैक्सिस कहलाती है। प्रोफाइलैक्सिस के रूप में इसको दी जाती है और बीमार होने के बाद भी डिप्थीरिया में उस समय देते हैं जब झिल्ली मोटी गहरी भूरे रंग की होती है और उसका कलर पूरा काला, तापमान कम या उपशमन, नाड़ी कमजोर, तेज चरम ठंड, बेहद दुर्बलता, अर्ध बेवकूफ स्थिति मतलब कि डिलीरियम और नाक और आंख से पानी बहने की लगातार कंडीशन और लॉरेंजियल डिफरेंस डिप्थीरिया। लॉरेंजियल डिफरेंस डिप्थीरिया में पेशेंट या तो बोल नहीं पाता या फिर बोलेगा तो उसकी आवाज घरघराहट होती है और क्लियरली सुनाई नहीं देता। और बाकी जो सिम्टम्स अपन ने बताए, फीवर आना, अकड़न, कमजोरी, ये तो सभी में रहेगा। डिप्थीरिया डिप्थीरिनियम 30 और 200 पोटेंशियल में देके इसको ठीक कर सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को प्रोफाइलैक्सिस के रूप में देना है, अन्य बच्चों को ना हो जाए, तो उनको ये 30-200 की एक दो डोज जो है वो वीक में देके और इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है वो डिप्थीरिया एक घातक रोग है जो कि बच्चों में सबसे ज्यादा पनपता है। हाँ, इसमें कुछ नाम जो है वो हिंदी और इंग्लिश में आए हैं। इसकी कंप्लेंट कर रहे हैं कुछ लोग, उसके लिए चिंता ना करें। आपका नाम तो नाम ही रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इस्तेमाल करते हैं। जो अभी इन्होंने फॉर्मेट चेंज किए उसमें नाम जो है वो हिंदी इंग्लिश में आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा मैटर नहीं है, वो सुधर जाएंगे, इंग्लिश में भी नाम आ जाएंगे। ठीक है, और इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो 2 मिनट में पूछ लें। तो सर कल एक पढ़ेंगे अपन फंगल सर इन्फेक्शन। सर एक बात बताओ सर, ये जो ग्राम पॉजिटिव मेडिसिन होती है सर, इसके बारे में बताओ सर। जैसे जेंटामाइसिन होगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन होगी सर, ग्राम पॉजिटिव के सिस्टम के बारे में बताओ सर। हाँ, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की जितनी भी सर आवाज कट रही है सर, आवाज कट रही है सर। मेडिसिन के बारे में डॉक्टर धनराज पाएंगे, बाकी आप सिम्स इंडिया और मिता है
अपना जो हाँ, अब अपना जो तो दबा के रखो। कोर्स रहता है वो जो कम्युनिकेबल डिसीज है कम्युनिटी मेडिसिन की, वो मुख्य रहता है। इसमें वो पूरी धनराज जी लिस्ट भेज देंगे आपको, तो उसमें आप देख के कर सकते हैं ग्राम सर पॉजिटिव आप ग्राम। थोड़ा सा बता दो सर, वो तो आजकल नाराज से हो रहे हैं सर, थोड़ा नाराज हो रहे हैं वो, आप बता दो क्यों सर थोड़ा सा। नाराज क्यों है? बस बच्चे जो अब स्टूडेंट है वो कहीं को बोलने का पता नहीं होता भाई सर से क्या हम कैसे बोलना है कैसे नहीं। सर, सर को क्या कहना है क्या नहीं, अच्छा सर कुछ ही बोल देते हैं। हाँ तो हाँ हाँ, ठीक है कोई बात नहीं। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के विषय में हम तुमको कल डिटेल बता देंगे, क्लास स्टार्ट होने से पहले। जी सर। क्लास स्टार्ट होगी और स्टार्टिंग में ही हम बता देंगे या हम करेंगे, है ना। आज क्या है, समय हो गया और वहाँ को जाना है नर्सरी, जी सर कोई बात नहीं इस सर, कारण कल बता देना। पक्का बता देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके।